तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे? ये प्रिज्म होता क्या है, कैसे क्या है, ये पहले सुनिए। तो पहले तो आपको बता देना चाहिए कि जो प्रिज्म होता है ये पायरेक्स कांच का बना होता है। किस कांच का बनता है बेटा? पायरेक्स कांच का। जितने भी हमारे लेंस, मिरर, ये सब किसके बने होते हैं? पायरेक्स कांच के। अभी जो हमारा प्रिज्म होता है ये ऐसे होता है, ये प्रिज्म होता है हमारा। तो प्रिज्म होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके। और ये इसकी जो दो होती है इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा लोग? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब होता है परावर्तक। क्या होती है बेटा? परावर्तक। ये भी परावर्तक पृष्ठ होती है और ये भी हमारी कैसी होती है? परावर्तक। अब ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस एंगल पर बेंड होती है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस एंगल पर बेंड होती है यानी ये परावर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुकी होती है उसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? यानी कि एंगल ऑफ। क्लियर? और इसको जो ये नीचे का सिरा बचा हमारा, इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन सरफेस, अनुप्रस्थ काट का पृष्ठ। कोई दिक्कत? इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो समथिंग 1.33 के करीबन होता है। कितना का? 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यदि इसको पूरी एक लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट किया जाए तो बता सकते हैं कि प्रिज्म होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two refracting surface make a angle of prism and which surface? Refracting surface and then the base cross section। यानी प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो परावर्तक पृष्ठों से घिरा होता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे प्रिज्म और इसके आधार को अनुप्रस्थ काटता। अब जो एक कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद वो ये आता है कि रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म के लिए अपवर्तन का, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। हो गई बात समझ? अब हम इस बात को प्रूव करेंगे तो पहले समझ लीजिएगा करेंगे क्या। अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब मीडियम कितने होने चाहिए? माध्यम कितने होने चाहिए? और हम ये तभी फाइंड कर सकते हैं जब मुझे आई और आर के मान पता हों। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आई को कहते हैं आपतन कोण और आर को कहते हैं आपतन कोण। कोई प्रॉब्लम? अब एक बात याद रखिएगा, इसका जो डायग्राम अच्छे से वाच कर लिया और अच्छे से कर लिया, सीन कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो सुनिए कैसे करेंगे। हमने एक इंसिडेंस रे डाली, इंसिडेंस मतलब आपतित किरण। तो ये बेटा रेयर से कहां जा रही है? हमारी डेंसर में। कहां जा रही है? रेयर से डेंसर में, सघन से विरल, सॉरी विरल से सघन मात्रा। ये तभी जा सकती है जब यहां से कोई नॉर्मल ड्रा करे। नॉर्मल बोले तो अभिलंब, है ना? अब करेंगे जब रूल होता है हमारा, आपने पढ़ा है चैप्टर में कि कभी भी रेयर से डेंसर जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है यानी अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। बेंड मतलब झुक जाती है। फिर अब हमारा डेंसर से कहां जा रहा है? यानी सघन से। तो आप फिर हम यहाँ से कोई क्या कीजिएगा? पहले नॉर्मल क्या कीजिए? अब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत?
एक बात सोचो, आप लोगों ने पहले वीडियो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। यहाँ पर आई बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आई। अब यहाँ पर आई है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा आर, यहाँ पर क्या होगा आर। यदि इसका नाम दे दिया पी, इसका क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया एस, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। अब यदि इसको फॉरवर्ड यानी आगे की ओर ले जाए और इसको बैकवर्ड यानी पीछे की ओर ले जाए, एक पॉइंट प्राप्त होता है डी, यहाँ पर होता है हमारा डेविएशन एंगल। क्या होता है डेविएशन एंगल यानी विचलन। कौन सा एंगल होता है विचलन। ओके, कौन सा एंगल होगा बेटा विचलन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ना, डेविएशन एंगल यानी विचलन हो। अब हमको करना क्या होता है और बात सुन लीजिए। यदि आपने एक बात और भी पढ़ा होगा कि ये शीर्षक विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। अब इस डायग्राम की इस पॉइंट की बात सुनो, यदि ऐसे इतना आर है, इतना आर है, इतना आई है, कितना क्या होगा आई माइनस, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा आई माइनस आर, और ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर। कोई प्रॉब्लम। अब हमको जो काम करना है थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत अच्छी बात होगी। आपने पढ़ा है कि यदि आपको याद होगा कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक बहिष कोण का मान दो अंतः कोणों के योग के मान के बराबर होता है। तो एक एक्सटीरियर एंगल एक दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी एंगल डी इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी एंगल कौन सा होगा डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर। इसमें इसकी बात हो रही है, ये होगा डेल्टा आई माइनस आई डैश, सॉरी आई माइनस आर, कितना मान आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर। क्या इसको बेटा थोड़ा सुधार कर लिखें आई और आई के साथ, आई प्लस आर डैश माइनस आर प्लस आर डैश, इसे मान लिया इक्वेशन। अब एक बात और भी समझो, आपको एक चीज और भी दिखाई दे रही थी, आपको याद हो एक क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटर दिखाई दे रहा है यानी कि चतुर्भुज ए क्यू, इसका नाम दे दिया हमने टी। तो आपने इसमें पढ़ा होगा तो फेस एंगल का सम होता है, यानी सम्मुख कोणों का योग जो होता है कितना होता है 180 180, यानी एंगल ए प्लस बी बराबर क्या होगा 180। कोई प्रॉब्लम। इसे इक्वेशन फर्स्ट थी जिसका क्या नाम दे दो से। अब हम लोग ले क्या लेते, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या ले लेते, डी एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज डी क्यू सॉरी डी क्यू ई आर, क्या ले ले क्यू ई आर। तो क्यू ई आर में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी ये एंगल r प्लस r डैश प्लस e बराबर कितना हो जाएगा 180। कोई दिक्कत, इसे मान ले हम इक्वेशन है ना। अब हमें डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो समीकरण सेकंड हुआ हल, इक्वेशन तो a प्लस e बराबर r प्लस r डैश प्लस भाई ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री की इक्वेशन है, आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाए, एक पर क्या हो जाएगा r प्लस r प्लस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को हम साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सुनिए एक केस जिसे माने अल्पतम विचलन की स्थिति, कौन सी मानेंगे अल्पतम
विचलन की स्थिति यानी मैक्सिमम डेविएशन, कौन सी माने, मैक्सिमम डेविएशन पोजीशन। बेटा आई का मान किसके बराबर होगा, आई डैश के, आर का मान आर डैश के, और डेल्टा का मान डेल्टा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो सकता है कि ये एज ए एक्सपेरिमेंट, विदाउट एक्सपेरिमेंट आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे और क्या करेंगे देखिए, सुनिएगा। इसका नाम है क्या इक्वेशन, दे दो फोर्स। तो हम पहले फोर्स इक्वेशन किसकी, फोर्स इक्वेशन फोर्स। ए आर प्लस आर डैश में कर दूंगा, ए बराबर 2 आर बराबर क्या है, ए बाई, कोई बात। अब हम लोग उठाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी, इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, गौर से अभी याद करो, डेल्टा बराबर थी आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये भी डेल्टा के अंदर डेल्टा आई डैश की जगह में। अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं कि आर प्लस आर डैश का मान कितना होता है, 1। ये 1 इधर आ जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा आपका a प्लस डेल्टा m बाई, ओके। जब i और r की वैल्यू फाइंड हो गई, हम निकालेंगे m। ओके, अब हमने कहा था किसी इंप्रूवमेंट के लास्ट में लिख दिया करेंगे n क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक, ए हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बोले तो प्रिज्म कोण, क्या प्रिज्म कोण। एक बात और याद रखना, क्योंकि हमारा कभी भी एक संभावित रूप, ये जो प्रिज्म होता है एक तरह के इक्विलेटर बनता है। इक्विलेटर ऐसे बनता है, इसका जो मान होता है ऑलवेज, कभी जरूरत पड़े तो प्रिज्म एंगल का मान 60 डिग्री, कितना ले सकते हो, 60 डिग्री। तो यदि कभी ऐसी कोई समस्या और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप एंगल ऑफ प्रिज्म का मान कितना ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया पक्का, ओके। बेटा अब हमको पढ़ना क्या है, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी रिफ्लेक्शन फार्मूला। इसमें क्या होता है, जो साइन वाले टर्म होते हैं वो कैसे मान लेते हैं, नेगलेक्ट, स्मॉलेस्ट। इसका मान लो a प्लस डेल्टा m बाई 2, और जो साइन a बाई 2 की वैल्यू है वो मान लोगे a बाई, ओके। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे कौन से, रिफ्लेक्शन के फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला इससे पहले क्या निकल के आएगा, n इक्वल a प्लस डेल्टा m बाई 2 साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 ये है क्रॉस करवा दो मल्टीप्लाई, तो na इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा na माइनस a इक्वल डेल्टा, a ले लो कॉमन, n माइनस 1 इक्वल डेल्टा। ये फार्मूला भी तभी अवेलेबल होगा कि जैसे कुछ बुकों में लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म
एंगल ऑफ व्यू, यानी कि प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से लेस देन। जैसे आप घुमान तल योग पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा 5 डिग्री से कम, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 8 डिग्री से कम होना चाहिए, बालाजी प्रकाशन पढ़ेंगे तो 7 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट टाइप के बुक्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिखे, बट रियल लॉजिक यही है कि इसका 9 डिग्री से कम हो और आपको न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू ना दे रखी हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, अन्यथा ये फार्मूला यूज नहीं। ओके, तो